श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कन्या पूजन कर रहे हैं। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह एवं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आदरणीय देव सज्जनों, इस कार्यक्रम में वर्चुअली माननीय मंत्री राजस्व मध्य प्रदेश श्री गोविंद सिंह राजपूत जी झाबुआ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के सभी कार्यालय और सभी ग्राम पूरे मध्य प्रदेश के इस समय वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय विधायक महोदय मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में 2 बार 2-2 हजार रुपए की राशि का भुगतान किसानों के खाते में पहुंचाया जाता है। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर मौजूद सभी लोगों का यहां स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपने आसन ग्रहण किया, आप सभी से भी विनम्र आग्रह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह करेंगे सचिव राजस्व श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सचिव राजस्व श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब श्री पाटिल स्वागत करेंगे भोपाल के प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री भूपेन्द्र सिंह जी का। और पाटिल जी से विनम्र आग्रह आप स्वागत करें माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से भोपाल में आयोजित हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। हमारे राजस्व मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी झाबुआ से वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तमाम कलेक्टर्स यहां मौजूद हैं, सभी जिला कार्यालय आपके सामने इस समय मंच में हैं। हम माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी का यहां स्वागत करने जा रहे हैं। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री राजस्व मध्य प्रदेश श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप झाबुआ से वर्चुअली आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। आज के इस किसान कल्याण योजना के अवसर पर विराजे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब,
मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारे झाबुआ में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण सिंह जी, कलेक्टर साहब, जिले के पदाधिकारीगण और समस्त हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और खास करके जहां मैं उपस्थित हूं झाबुआ के हमारे किसान भाइयों, आज कितना हर्ष मध्य प्रदेश के सारे किसानों को हो रहा है। किसानों की खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसान कल्याण योजना लाए। एक समय था जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों के सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के खाते में 4,000 रुपया डालेंगे। उस समय लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कई किसानों को लोग भड़का रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की चुनाव की घोषणा है, लेकिन आज मुझे खुशी है बताते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने केवल पैसे नहीं डाले, बल्कि पहली किस्त में सितंबर 20 में 7.5 लाख किसानों के खातों में 150 करोड़ रुपया डाले। दूसरी किस्त में 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया डाले। तीसरी किस्त में जनवरी 2021 में 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में डाले। फरवरी में 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपया, मार्च में 17 लाख किसानों को 340 करोड़ रुपया, अभी तक 1,491 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों द्वारा किसानों के खाते में भुगतान हो चुका है। 21-22 की प्रथम किस्त में 75 लाख किसानों को 1,500 करोड़ रुपया दिया गया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सारे किसानों के खातों में 77 लाख किसानों के खातों में 1,540 करोड़ रुपया उनके खातों में डाल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी के दिल में तड़प रहती है। उसी तड़प का नतीजा है कि आज जिस झाबुआ में मैं आपके सामने मौजूद हूं, उन्हें लगा कि यहां पर के किसान, यहां पर के हमारे आदिवासी भाई महुआ की शराब बनाते हैं, तो क्यों ना जब गोवा का किसान अब काजू की फेनी वहां बनाता है, राजस्थान का किसान फूलों की खेती से वहां पर शराब बना सकता है हेरिटेज के रूप में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारा जो यहाँ का आदिवासी भाई है, महुआ उसके जीवन यापन का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि आदिवासी भाइयों के लिए महुआ की शराब हेरिटेज का दर्जा उन्होंने दिया और आज लाखों के आदिवासी भाई खुश। उन्हें लगता है कि उनका व्यापार खुद का होगा, उनका धंधा खुद का होगा, पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी, बिचौलिया परेशान नहीं करेगा और जीवन यापन का बहुत बड़ा माध्यम आज उनका महुआ बनेगा। उसी प्रकार जब मैं गांव में जाता हूं, अभी कई गांव में मैंने देखा, जब किसानों से हम बोलते हैं, आम आदमियों से, गरीबों से हम बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई है कि राशन आपके द्वार आने वाला है, लोग विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अगर राशन आपके द्वार आता है। इतने सारे लोग हमारे आदिवासी भाई बैठे हैं, बताइए आपको राशन लेने कहां जाना पड़ता है? अभी कंट्रोल में जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो कि नहीं? अगर राशन आपके घर व्यक्ति आए, आपका दरवाजा खटखटाए और कहे ये राशन शिवराज सिंह चौहान जी ने भेजा है, तो कैसा आपको लगेगा? लेकिन बहुत दिन दूर नहीं है, अगले महीने से शिवराज सिंह चौहान जी का निर्देश है, आपका राशन आपके द्वार आएगा
प्रिय साथियों, मैं यही चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि दीपावली पर आपकी दिवाली अच्छे से मने, खुशहाल मने, आपका व्यापार हो, आपका धंधा हो, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, आदिवासी भाइयों के लिए महुआ की योजना है और हमारे आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए आपका राशन आपके द्वार है। मेरी तरफ से पुनः सभी किसान भाइयों को जिनके खातों में पैसे जा रहे हैं, प्रदेश के सभी किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। झाबुआ से वर्चुअली जुड़े माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी। अब हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के 77 लाख कृषक परिवारों को लगभग 1540 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजें। ये राशि किसान भाइयों बहनों के खाते में पहुंच गई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो छोटी जोत का किसान है, जिसकी जमीन कम है, उसके लिए इन 2000 रुपयों की बहुत ज्यादा कीमत है। चाहे पीएम किसान निधि के 2-2 हजार रुपए 3 बार मिलते हो या मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाली ये राशि 2-2 हजार की बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत विनम्र आभार कि आपने ये राशि किसान भाई बहनों के खातों में पहुंचाई। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं कि आप अपने आशीर्वचन, अपनी बात कहें किसान भाई बहनों के साथ। पूरे प्रदेश भर के किसान इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए भोपाल के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे जुझारू विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, झाबुआ से अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी। अगर मेरे लिए कोई श्रद्धा का केंद्र है तो वो मेरा किसान है, अन्नदाता। हमारे यहां कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही तो जीवन है। अच्छा, बाकी चीजें तो कारखाने में बन जाए, लेकिन अन्न तो केवल किसान का पसीना ही बना सकता है। और इसलिए यह देश आपका ऋणी है। आप लोगों का पेट भरते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सही अर्थों में आप अन्नदाता भी हैं और प्रदेश के भाग्य विधाता भी हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो लगातार किसानों के हित का चिंतन करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, आज का ये कार्यक्रम होने वाला था, हमारे कुछ मित्रों को तकलीफ हुई, उनने हमारी चुनाव आयोग में शिकायत की कि ये शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में कैसे पैसा डाल रहा है, इसको रोको। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? अब तुमने तो कुछ दिया नहीं। अरे ये ऑनगोइंग स्कीम है, कोई नई योजना तो नहीं है। ये पैसा हम पुराने समय से डाल रहे हैं। जैसा भी गोविंद राजपूत जी ने बताया कि हमने योजना बनाई। देखो, छोटे छोटे किसान हमारे, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, कई बार इतना सरप्लस पैदा नहीं होता कि वो समर्थन मूल्य पे भी बेच पाए। ऐसे किसान भी जिनके यहां घर पूरता ही पैदा होता है, बहुत ज्यादा बेच ही नहीं पाते। तो आप बताओ, ऐसे किसान को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। और इसलिए योजना बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2-2 हजार रुपया करके साल में 3 बार वो 6,000 रुपया किसानों को देंगे। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना,
तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, तू भी चौथी बार बन गया, 4,000 और डाल, 10,000 तो कर दे कम से कम। अच्छा, ये भी कोरोना के काल में हमने शुरू किया। कड़की बहुत, आपको पता है कि ये 16-17 महीना में 8 महीना तो बंद ही रहे बाजार, टैक्स वैक्स का पैसा आया ही नहीं, खजाना खाली। लेकिन फिर भी हमने तय किया कि किसान के लिए तो पैसा जुटाएंगे, जरा और कुरकुरा हो जाने दो, अर्थव्यवस्था थोड़ी और ठीक हो जाए, फिर और देखा जाएगा। चिंता काहे की, किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कमी नहीं है। हमने तो उधार लेके भी दे दिया, हमने कहा चुका देंगे बाद में। लेकिन आप जरा तुलना करके देखिए, एक जमाना था 2003 तक, तब हमारी सरकार नहीं थी, खेती के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, जरा ईमानदारी से हम दिल पे हाथ रख के सोचें। उस समय हमारे यहां जो अन्न पैदा होता था वो होता था लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास। 2 करोड़ मीट्रिक टन कुल पैदावार थी सब तरह के अन्न की मिला के। आपने आशीर्वाद दिया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद लगातार हमने काम किया और आज अन्न का उत्पादन हमारे यहां 6 करोड़ मीट्रिक टन हो रहा है। 6 करोड़ मीट्रिक टन, 3 गुना उत्पादन। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा भैया? अरे बढ़ा कि नहीं? 3 गुना उत्पादन बढ़ा। लेकिन ये आसानी से नहीं बढ़ा। इसको बढ़ाने के लिए दिन और रात काम करना पड़ा हमें। जो कृषि विकास की दर कभी 1-1.5-2% हुआ करती थी उस जमाने में, वो बढ़ के 18% हो गई। 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। लेकिन ये हुआ कैसे? इसमें पहला अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो है सिंचाई का योगदान, सिंचाई की योजनाओं का योगदान। मैं आज अपने किसान भाई और बहनों को बताना चाहता हूं, अपने अन्नदाताओं को बताना चाहता हूं, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, इन सब ने मिला के सिंचाई की व्यवस्था, आजादी के पहले भी जब राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था, कुल सिंचाई की जो व्यवस्था की जमीन में, वो जमीन थी केवल 7.5 लाख हेक्टर। हमारे मन में तो जुनून था। अब सत्ता पर बैठ के हमको कोई मदमस्त थोड़ी होना था, मन में जुनून था कि कैसे सिंचाई, क्योंकि किसान के बीच में जाते थे तो वो कहते बस पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा मामा। तो हमने एक के बाद एक सिंचाई की योजना बनाना शुरू की। और सिंचाई की योजनाएं भी केवल बांध से नहीं, जहां तक बांध बने हमने बांध बनाए। अब कई जगह जैसे नर्मदा मैया का पानी, अब सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा पानी कहीं से उपलब्ध होता है तो हमारे यहां नर्मदा मैया से होता है। अब निमाड़ और मालवा अगर देखो तो निमाड़ मालवा के जो पठार वो ऊपर और नर्मदा मैया का पानी नीचे, तो वहां नहर से तो पानी आ नहीं सकता। तो हम क्या करें? एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी और उनके मुख्यमंत्री से किसी ने कहा कि नर्मदा जी का पानी ले आओ, तो उन्होंने कहा था इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता, फालतू की बात करते हो। हमने भी अफसर बुलाए, बुला के बिठाए और बिठा के कहा कि योजना बनाओ। इंजीनियर, तकनीशियन सब बैठे और उन्होंने कहा नहीं साहब ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर पानी कैसे जाएगा। तो हमने कहा भाई बड़ी सरल बात है, अगर नहर से नहीं जा रहा तो बड़े बड़े पाइप बिछा दें, मोटर लगा दें शक्तिशाली, और नर्मदा मैया की पूजा करके कहें नर्मदा मैया पाइपों में बह के चले चलो मेरी मां किसान के खेतों तक पहुंच। और इसलिए उस योजना बनी कि पाइप के जरिए नर्मदा मैया का पानी लाए। और इसलिए आप देख रहे हैं हमने नर्मदा मैया को क्षिप्रा मैया से जोड़ा पाइप के जरिए, नर्मदा मैया को गंभीर से जोड़ा पाइप के जरिए, काली सिंध से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए, गंभीर से जो आपके पार्वती से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए। और जगह 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 हमने सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा के सिंचाई की क्षमता कर दी
42 लाख हेक्टर, 42 लाख हेक्टर, 7.5 लाख हेक्टर राजा नवाब कांग्रेस अंग्रेज सबकी, और अकेले उससे बढ़ा के 42 लाख हेक्टर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। अभी तो बरगी का पानी टनल के जरिए सतना जिले में जाए, नागौदरा गांव में जाए, उसका अभियान लगातार जारी है। टनल पे लगातार काम चल रहा है। अभी हाल में ही मैंने झिरनिया की लिफ्ट इरिगेशन की, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की योजना को स्वीकृति दी है, जिससे 86 गांव के 39,520 हेक्टर जमीन में सिंचाई होगी। देवास जिले के 5,140 करोड़ रुपए की लागत की हाट पीपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत की है। सारे गांव पानी से भाभी जोड़ने का हमने काम किया है। हमने एक नहीं, ऐसी अनेकों सिंचाई योजना पे, जिसमें खंडवा लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी है। कुछ गांव छूट रहे थे तो वो सारे गांव भी जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां जहां पानी होगा मैं रोकूंगा और उसका मुख किसान के खेतों की तरफ मोड़ के एक एक इंच जमीन में कैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, इसका प्रबंध करूंगा, इसका इंतजाम करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं बिना पानी के खेती नहीं होती, कितनी तकलीफ होती है। सूखे खेत में बोनी करने के बाद हम देखते हैं फसल कैसी आती है, इसलिए सिंचाई की तवफ है हमारे दिल में। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम सिंचाई का रकबा हम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ाएं। चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, कल मैं टीकमगढ़ निवाड़ी जिलों में था, चंदेल कालीन तालाब, उनको जोड़ने की योजना बन जाए। हरपुरा नहर की बात हो रही थी, अगर उसके माध्यम से तालाबों में पानी आ जाए तो तालाब जिंदा हो जाएंगे। जहां जैसे पानी की व्यवस्था हो सकती है वैसे पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये तब होता है जब दिल में तड़फ होती है किसान की जिंदगी बदलने की। मैं एक एक मिनट का इसमें उपयोग करूंगा और हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टर जमीन में 2025 तक सिंचाई की व्यवस्था करना। 65 लाख हेक्टर जमीन में, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और इसीलिए तो अन्न के भंडार भर रहे हैं। एक जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, आपको पता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कपिलधारा के कुएं हमने खोदे, आदिवासी क्षेत्रों में झाबुआ, इलिराजपुर 3 लाख से ज्यादा कुआं खोदे। न केवल कुआं खोदे, उनका पानी किसान के खेतों में कैसे पहुंचे इसका इंतजाम किया। बिजली का संकट आज पूरी दुनिया में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोयला लगातार महंगा होता जा रहा है, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है और बिजली की बढ़ती खपत के बावजूद, कोयला महंगा होने के बावजूद हमने तय किया किसान को सस्ती बिजली हम देंगे। और इसलिए आज किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बिजली के लिए दे रहे हैं। 21,000 करोड़। मेरे किसान भाइयों जरा ध्यान से सुनना, ये सस्ती बिजली जो हमें मिलती है, इसके लिए सरकार को अपने खजाने से 21,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को कोयले के लिए और बाकी सब चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है, तब ये सस्ती बिजली आती है। लेकिन ये सस्ती बिजली जारी रहे, ये हमारी कोशिश, निरंतर हमारी कोशिश चलती रहेगी। एक जमाना था जब केवल 5,000 मेगावाट की उपलब्धता थी, आज 22,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार नए नए कनेक्शन होते जा रहे हैं तो बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। एक समय था जब हमने बिजली कंपनियों को जो अनुदान था, वो अनुदान नाम मात्र का हुआ करता था, अब 4 गुने से ज्यादा ये बढ़ा है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले का संकट अब पूरी दुनिया में आ रहा है, इसलिए हम नए तरीके से भी सोच रहे हैं कि कोयले से जितनी बिजली बने बनाएंगे हम, पानी से जितनी बने बनाएंगे। हालांकि इस बार इंदिरा सागर खाली रह गया, इसलिए पानी की बिजली कम बनेगी। मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बढ़ती कीमतों और बढ़ती लागत के बावजूद भी मैं बिजली की कमी नहीं आने दूंगा। सिंचाई के लिए सरकार नहीं आने देगी। हम दिनों रात उसके लिए काम कर रहे हैं। बीच में हमारे कुछ मित्रों ने हल्ला मचा दिया, कोयला नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है।
हमने जैसे भी बन पड़ा प्रधानमंत्री जी से बात करके कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की। लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो कोयले से बिजली बनती है, फिर पानी से बिजली बनती है, लेकिन बिजली बनाने के एक स्रोत और है सबसे बड़ा, वो है सूरज भगवान। सूर्य देवता 300 दिन मध्य प्रदेश की धरती पर चमकते हैं और सूरज की बिजली के लिए कोयला भी नहीं लाना पड़ता, पानी भी नहीं लानी पड़ती, सोलर पैनल बिछानी पड़ती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट लगाने की हमने तैयारियां कई जगह शुरू की है। कुछ लग गए, कुछ लगने वाले। जैसे ओमकारेश्वर डैम बनाए तो डैम के ऊपर ही सोलर पैनल बिछा देंगे हम। उससे क्या फायदा होगा? एक तो पानी भाप बन के कम उड़ेगा तो सिंचाई के लिए ज्यादा मिलेगा। दूसरे, जमीन नहीं जाएगी, पानी पे ही बिछा दो प्लेटें। देखी ना आपने, सोलर पैनल जो रहती है लगा देते हैं ऐसी, तो पता चला कि जमीन गई नहीं, पानी पे बिछाई और सूरज ने बिजली दे दी हमें, तो वो बिजली हमने ग्रिड में पहुंचा दी। आम के आम और गुठलियों के दाम। तो तरकीब निकालनी पड़ती है। लेकिन तीसरी चीज मैं आप किसानों को भी कह रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, अगर आप चाहो कोई तो अपने खेत में भी सोलर पैनल बना के अपने लायक बिजली आप बना सकते हो। उस योजना पे कुसुम सी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे स्तर पर सोलर प्लांट लगा के हम अपनी भी बिजली बनाएं, अपने लिए भी बिजली बनाएं और जरूरत पड़े तो उस बिजली को ग्रिड में देके बेच भी दें। लेकिन एक योजना और हम बना रहे हैं आज, उसके बारे में अगर कोई किसान सोलर पैनल लगा के, परियोजना लगा के बिजली बनाना चाहता है तो वो 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकता है। बैंक उसको पैसा भी देगा और वो बिजली कहां, जब 2 मेगावाट बनाओगे तो आपको 2 मेगावाट की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, आपको तो थोड़ी सी बिजली की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो बची हुई बिजली है वो 3 रुपया 5 पैसे प्रति यूनिट हम खरीद लेंगे ग्रिड में और बाकी जनता को दे देंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि हम अब धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोयले से नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, जब तक सूरज की नहीं पूरी बनेगी तब तक कोयले से भी बनाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जगह जगह सोलर प्लांट लग जाए और उनकी बिजली सरकार खरीद ले, तो लगाने वाले को भी पैसा बच जाए और किसान को भी और जनता को भी बिजली मिल जाए। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी जब कोयला खत्म होने के कगार पे कभी होगा, क्योंकि अनंत तो है नहीं कोयला, तब भी बिजली मिल सके। हमें एक अपील और करना चाहूंगा। मैंने एक दिन कर दी तो हमारे एक नेता बड़े नाराज हो गए, कह रहा है कम बिजली जलाओ, कम बिजली जलाओ। देखो मेरे बहनों और भाइयों, जब इतनी महंगी बिजली आती है तो अनावश्यक जलाना चाहिए क्या? अनावश्यक नहीं जलाना चाहिए। अब दिन में लट्टू काय को जले भैया, जब उजाला है तो। और इसलिए जितनी जरूरत है उतनी बिजली हम जरूर लें, उसकी कमी नहीं आने दूंगा। बिजली कोयले से बनती है तो पर्यावरण भी बिगड़ता है, कई तरह की चीजें और उसमें होती है। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी हम जलाएं, बाकी हम बचाने का काम करें, ये मैंने जरूर कहा है। तो एक नेता नाराज हो गए, कहने लगे, कह रहा है कम बिजली जलाओ। मैं कम नहीं कह रहा, जितनी जरूरी उतनी जलाओ, फालतू काय को जलाओ भैया। अच्छा, नुकसान कौन का होता है? जनता ही कहीं तो होता है। अगर पैसा बेकार जाता है तो कौन का जाता है? अपन ये कह दें कि अपनों का जा रहा हो, सरकार को, सरकार का कहां से आए? जनता ही का है भाई, जनता ही का तो पैसा है। जो टैक्स में आता है ये गलत फहमी है कि सरकार का काएगा, जनता ही का पैसा है वो। और इसलिए उसका एक एक पैसा अगर बचे तो वो अच्छी बात है, ये मेरा जरूर कहना है। मेरे किसान भाइयों, बम्पर उत्पादन हो रहा है। पिछली बार 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा और उसके पहले 1,29,00,000 मीट्रिक टन मैंने वचन दिया था, एक एक दाना खरीदूंगा। मैं आज भी अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, चिंता मत करना, खूब पैदा करो आप, खरीदने के लिए हम बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए खरीदा जाएगा। अब ये बात सही है कि रखने की जगह नहीं है, अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन एक तरकीब और निकाल रहे हैं हम, एक नई इथेनॉल पॉलिसी ला रहे हैं। अभी जो मोटर में, मोटरसाइकिल में, 4 पहिया वाहन में पेट्रोल डीजल अपने हाथ बनता नहीं, बहुत थोड़ा बनता है, विदेशों से मंगाना पड़ता है।
और विदेशों में लगातार उसकी कीमतें बढ़ती जा रही, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही। तो दूसरा तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला कि हम इथेनॉल बनाएं और इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएं, ताकि इथेनॉल सस्ता मिलेगा तो पेट्रोल भी सस्ता उसके कारण हो जाए। तो हम एक इथेनॉल पॉलिसी लाए हैं। इथेनॉल कैसे बनेगा? गन्ना वगैरह से तो बनता ही है, लेकिन अनाज से भी इथेनॉल बनता है। जब अपने पास चारों तरफ भंडार भरे पड़े हैं तो भैया अनाज से इथेनॉल बना लो ना, तो अनाज भी बेकार नहीं जाएगा और हम इथेनॉल पेट्रोल में मिला के बेच भी पाएंगे। तो जो नए नए तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम गेहूं भी खरीदेंगे, बाकी धान भी खरीदेंगे, चना भी खरीदेंगे। अब तो अपने यहां 3-3 फसल होने लगी कई जगह। एक फसल सोयाबीन, एक फसल लगाई और वो काटी सोयाबीन काट के पता चला गेहूं काट के मूंग। अब 3-3 फसल भी होने लगी। इस बार मूंग की भी बम्पर पैदावार हो गई। अच्छा, हमने सोचा कि मूंग तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चला मूंग के रेट गिर गए, 5,000 के आसपास आ गए। तब फिर हमने तय किया कि यार ये तो किसान को बहुत घाटा हो रहा है, तो मूंग भी खरीदनी चाहिए। तो हमने 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास मूंग भी खरीदी और खरीदी हमने 7,100 रुपया कुंटल और क्रेट हो गए 5,966 करोड़ रुपया ज्यादा किसानों के खाते में केवल मूंग खरीद के सरकार ने डाला, ताकि किसान को घाटा ना हो। हर पल हमारा ध्यान इसी में रहता है कि कैसे किसान को ठीक दाम दे पाए। ये सरकार की प्रतिबद्धता है, ये प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिबद्धता है, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसान की खेती फायदे का धंधा बने। फसलों को नुकसान होता है। मैं कांग्रेस के जमाने में पूछना चाहता हूं, कभी राहत की राशि इतनी मिलती थी? जब एक बार बीच में और थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, राहत की राशि का पैसे ही नहीं दिया था। और न केवल राहत की राशि, फसल बीमा योजना का भी ढंग से पैसा नहीं दिया था। 2200 करोड़ रुपया जो प्रीमियम की राशि किसानों की तरफ से जमा करनी थी बीमा कंपनियों को, वो तत्कालीन सरकार ने जमा नहीं की थी, इसलिए 3100 करोड़ रुपया किसान को फसल बीमा योजना का नहीं मिल रहा था। हमने कोरोना के भी संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया डाल के और किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया पहुंचाया। और इन 16 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 9,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हमने किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पहुंचाया है। 9,000 करोड़। और अभी भी चिंता मत करना, अभी फाइनल हो रहा है 25 साल का फसल बीमा, और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ये पैसा डाला है, थोड़े दिन के बाद फसल बीमा योजना का पैसा भी डालूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। राहत की राशि के रूप में लगभग 3700 करोड़ रुपया के आसपास ये भी किसान के खाते में डालने का हमने काम किया है। एक जमाने में 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, उसको घटा के हमने 0% करने का काम किया है। भगवान ना करे असमय बारिश में इस समय भी कुछ जगह नुकसान हुआ है। मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, चिंता ना करें, सर्वे होगा और जहां नुकसान हुआ है वह नुकसान की भरपाई मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने एक नहीं ऐसी कई योजनाएं बनाई है। मैं इतना जरूर और कहना चाहता हूं कि हम कई तरह की योजनाएं और बना रहे हैं। एक है खेती की विविधीकरण का। अनेकों तरह की नई खेती अगर हम करेंगे तो किसान का लाभ भी बढ़ेगा और जो जिन फसलों का बहुत उत्पादन हो रहा है उसके कारण भी कई बार कीमत कम होने की समस्या होती है, तो उससे भी हम निजात पा पाएंगे। और कृषि का विविधीकरण का मतलब फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, शहद की खेती, अब चंदन की लकड़ी की खेती, बांस की खेती, ये अलग अलग सेक्टर है कि हम वो खेती अगर करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। उसमें भी हम किसान को पूरा सहयोग करेंगे। फिर किसान जो अलग अलग चीजें पैदा कर रहा है, औषधि खेती जैसी होती है, तो उसकी प्रोसेसिंग करके कैसे किसान के खाते में ज्यादा पैसा जाए, उसकी ठीक कीमत मिल जाए, इसका प्रयास भी हम निरंतर करेंगे। मेरी अपील है हाथ जोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करें, लेकिन केवल गेहूं, केवल धान अगर हम ये बोएंगे
तो सीमा से ज्यादा उत्पादन के बाद दिक्कतें होती है, और इसलिए जो दूसरे विकल्प है उनको भी हमको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार आपके साथ है, शिवराज आपके साथ है। हम नए नए प्रयोग करके कैसे किसानों को ज्यादा पैसा मिलता रहे। एक बात और मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई कि हम अपना जो उत्पादन होता है उसको विदेशों में कैसे भेजें, उसको एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का अगर हम पैदा करेंगे तो हमको रेट अच्छे मिलेंगे। अभी मुझे बताते हुए खुशी, अपना चिनौर धान उसको जीआई टैग मिल गया। मध्य प्रदेश बासमती की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी एक बड़ी सफलता मिली है। तो हम अपने उत्पाद को, एक जिला एक उत्पाद योजना भी हमने बनाई है, अलग अलग जिलों का अलग अलग उत्पाद तय किया है। कहीं हल्दी, कहीं अदरक, कहीं गन्ना, कहीं केला, अलग अलग तरह की चीजें, और उसको हम कैसे विदेशों में बेचें, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। किसानों के जो एफपीओज बने हैं, किसान उत्पादक संगठन, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर भी हम कई तरह के प्रयोग ऐसे करेंगे जिससे खेती और फायदे का धंधा बने। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं खाद के बारे में। आप चिंता मत करना, दिन और रात हम लगे हैं। देखिए, खाद डीएपी जो आता है हमारे यहां नहीं बनता, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 1200 की बोरी की कीमत विदेशी कंपनियों ने 2400 रुपया कर दी, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 1200 में ही देंगे, बाकी सरकार अपने खाते से भरेगी। लेकिन विदेशों से भी आने में कई बार थोड़ा टाइम लगता है, और इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे खाद की कमी हो गई हो। डीएपी की उपलब्धता के लिए लगातार हम सरकार के, भारत सरकार के संपर्क में, भाषा सहयोग मिल रहा है। अब कई बार जो शिप आते हैं वो आने जाने में देर होती है, इसलिए थोड़ा बहुत व्यवधान पैदा होता है, लेकिन हमारी निरंतर कोशिश है कि हम खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। एक और वैज्ञानिकों ने कहा है, अकेला मैं नहीं कर रहा, वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो जहां विकल्प अपनाने की जरूरत हो वहां एनपीके का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लगातार जैसे कोरोना के टाइम हमने मॉनिटरिंग की थी ना टैंकर की, ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाए, दिनों रात जग के मॉनिटरिंग करते थे, वैसे ही खाद की भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किसी ने ब्लैक करने की कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की, तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, सीधे जेल पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी आप सब किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप धैर्य रखें। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी ये लग सकता है कि आने में थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है, लेकिन उसकी उपलब्धता बनाए रखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। दिन और रात हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ठीक से इस काम को करते रहें। कुछ और जरूरी काम मुझे लगते हैं, उनके बारे में आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बड़ी समस्या कई जगह मुझे बताई। दादाजी के नाम जमीन है, फिर शामिल खाते में बेटों के नाम आ गई, बेटों से नातियों के नाम आ गई। पता चला इतना बड़ा शामिल खाता हो गया कि दादा, परदादा, भाई, उसके बाद बच्चे, सबके नाम पे जमीन है। कई जगह लोगों ने बनाई, और इसलिए एक अभियान चला के हम 1 नवंबर से अभियान का प्रारंभ करेंगे कि कैसे अविवादित खाते अलग अलग कर दिए जाए, ताकि किसान को अलग अलग खाते होंगे तो कई तरह का फायदा अलग अलग परिवार उठा पाएंगे। एक और बात आती है, नाम थोड़ा सा गलत हो गया, एक मात्रा ऊपर की बजाय इधर के बजाय इधर लग गई, तो जो शुद्धिकरण होना चाहिए खातों का, उस शुद्धिकरण के लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे, ताकि ऐसी दिक्कत हमारे किसानों को बिल्कुल ना हो। उस दिशा में भी हम लगातार अभियान चला के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना बनाई, स्वामित्व योजना। ये बहुत अच्छी योजना है। गांव में हम किसान रहते हैं, हमारी जमीन का कोई हमारे पास अधिकार पत्र ही नहीं है, और इसलिए उस जमीन का हम कर्जा नहीं ले सकते, लोन नहीं उठा सकते, बाकी फायदा हमको नहीं मिल सकता। लेकिन अब स्वामित्व योजना के कारण गांव में जो घर बने हैं उन घरों का भी अधिकार पत्र, स्वामित्व आपको दिया जा रहा है। हरदा जिले में सबको दे दिया, बाकी कई जिलों में तेजी से काम चल रहा है, ताकि उस जमीन का भी उपयोग हमारे पास हो। और नहीं तो कोई कागज ही हमारे पास नहीं होता, जब तक कागज नहीं तो वो हमारी जमीन कैसे। इसलिए उस दिशा में भी
हम लोग काम कर रहे हैं।